एजेंसी आपके हाथ में है, एजेंसी सो रही है क्या, हमारे अधिकारी सो रहे हैं क्या इंटेलिजेंस के? हर बार ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जब भी कोई बड़ी वारदात होती है, या फिर उस विचारधारा के विषय में भी थोड़ी बहुत बात होनी चाहिए जो इसके पीछे है, जिस पर मिट्टी डालने का, जिस पर पर्देदारी का काम लगातार होता रहा। सूद साहब क्या कहते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि लोग बड़ी जल्दी ब्लेम करना शुरू कर देते हैं या तो एजेंसीज को या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को। ये लोग बड़ी उल्टी सीधी बातें करेंगे, लेकिन जाइए इनको देखिए, बॉर्डर पे जाइए, कितना लंबा बॉर्डर है। बांग्लादेश से हमारा बॉर्डर लगता है 4096 किलोमीटर का। अगर वहां 10 लाख की फौज भी खड़ी करते तब भी वहां से एंट्री हो सकती है, लेकिन ये वहां से एंट्री नहीं हुई। देखिए, पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर सुरंगें बनी हुई है। कांग्रेस वाले बातें करते हैं उल्टी सीधी। अब पहलगाम की बात करते हैं, कहते हैं पहलगाम में कैसे आ गए। 1995 में 6 फॉरेनर्स को किडनैप कर दिया था पहलगाम से, वो भी अल फरहान ने, एक पाकिस्तानी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। उस टाइम पे आर्मी नहीं गई वहां पे हमारी, क्योंकि आर्मी हमारी जंगल में नहीं खड़ी होती, जंगल का रास्ता सारा। और अब जो आर्मी कोशिश कर रही थी, वहां पे 10 मीटर की उनको सिर्फ देखने की जगह मिलती थी, उससे आगे देख नहीं पाते थे। उस टाइम रॉ ने उनको ट्रैक किया था। रॉ ने इन जो 6 फॉरेनर्स को किडनैप किया था, वो रॉ का काम था। रॉ ने उनको आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे हैं। उस टाइम पे नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। नरसिम्हा राव को रॉ के चीफ ने कहा, जी यहाँ पे बैठे हैं, हमारे कमांडो तैयार हैं, क्योंकि उस टाइम रॉ के कमांडो को वहां पे लगाया गया था, क्योंकि हिली एरिया है, हिली एरिया के रॉ के बेस्ट कमांडोज हैं, उनको भेजा गया। तो नरसिम्हा राव ने मना कर दिया। दोबारा फिर उनको ट्रैक किया गया। उसके बाद फिर नरसिम्हा राव को कहा गया, रॉ के चीफ के द्वारा, नरसिम्हा राव ने रॉ के चीफ का फोन नहीं उठाया। मैं आपको बहुत से इंसिडेंट दे सकता हूं, लोग क्वेश्चन तो पूछते हैं। जब हमीद अंसारी अब बैठे थे ईरान के अंदर, वहां पे रॉ के लोगों को उठाया जा रहा था, किडनैप किया जा रहा था। इसके अंदर हमीद अंसारी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका कोई नजर नहीं थी उसके ऊपर कि क्यों उठाया जा रहा है, उनको छोड़ दिया। आप फिर बताओ, पाकिस्तान के अंदर नरसिम्हा राव के टाइम में लोगों को पीटा जाता था जो रॉ के होते थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को एक्शन नहीं लेती थी। कांग्रेस वाले बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर आप इंदिरा गांधी की बात करो, इंदिरा गांधी ने रॉ को रेज किया था, लेकिन सत्यानाश किसने किया? कांग्रेस के लोगों ने सत्यानाश किया। आज भी जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, रॉ को पूछा नहीं जाता था, कोई एक्शन की बात नहीं होती थी। अगर आज हमारी गवर्नमेंट बैठी है जिसने रॉ को स्ट्रेंथन किया, दोबारा से पैर पे खड़ा किया, बहुत अच्छा काम कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर देखिए किस तरीके से रॉ ने काम किया। हमारी आर्मी या एयरफोर्स तो काम कर रही थी, लेकिन लोकेशन किसने बताई? लोकेशन रॉ ने बताई थी। कैसे अफसर है कि आपके मन की मानवीय संवेदनाएं मर चुकी हैं। आज भी आपको कांग्रेस सुभाष याद आ रहा है। फेलियरिटी नहीं बताएंगे, अपनी कमी नहीं बताएंगे। उनके कितने लोग मर गए, उनकी हत्या हो गई, विभत्स हत्या हो गई, उनके ऊपर आपके 2 शब्द नहीं निकले कि कैसे मर गए वो। उनके प्रति संवेदनाएं नहीं निकली, उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं नहीं निकली, और आप यहाँ बैठकर कांग्रेस सुभाष, कांग्रेस। एक मिनट का काउंटर, एक मिनट में इस देश का आखिर क्या होगा? फेलियरिटी नहीं बताएंगे आप, एक मिनट, कैसे घुस गए? 30 सेकंड का काउंट। जी, मैं चाहता हूं कि एक काउंटर दोनों के बीच हो, 1-1 मिनट में अपनी बात कहें ताकि दर्शक समझ पाए। बताइए वर्मा जी। आदरणीय सूद साहब, आप राह के बहुत बड़े अफसर रहे, आपको मेरा नमस्कार। लेकिन कम से कम इस संकट की घड़ी में, ऐसी उस घड़ी में जहां मानवीय संवेदनाएं चूर हो गई, आतंक ने किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी की बहन, किसी की मां छीन ली, लेकिन आप उनको संवेदना देने से तो गए। आप कांग्रेस सुभाष, कांग्रेस शर्म करिए भाई सूद साहब। आप जैसे लोग ही जो केवल गिद्ध बन के बैठे हैं, गिद्ध बन के बैठे हैं, जो नोचने का काम करते हैं, मांसों पर राजनीति कर रहे हैं, लहसों पर राजनीति कर रहे हैं। मैं बड़ी मेरे आंसू निकल रहे हैं, लेकिन आपकी राजनीति, ऐसी रोटियां हमें नहीं चाहिए। जी, अच्छा एक मिनट सूद साहब, मैं आप बेहतर है जी, सूद साहब काउंटर करेंगे आप? यस, बीच में बोले जा रहे हैं। बीच में तो आप भी बोले थे, बीच में तो आप भी बोले थे, उनकी बात को काउंटर तो आपने करना शुरू किया। जी, इनके पास ठीक है, आपको देश से बस एक मिनट, आप देश को तोड़ने वाली बात करते हैं। राहुल गांधी, एक मिनट, आपका समय समाप्त हुआ। आपकी जिम्मेदारी क्या थी? जी, कैसे जिम्मेदारी थी? एक मिनट सुन तो लीजिए, केवल सवाल पूछने से बात नहीं होगी। जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, भाषण से बात नहीं बनेगी। जवाब सुनिए। राहुल गांधी कौन है? बैठ के ये किसके अधिकारी के, किसके प्रतिनिधि के रूप में आए हैं? एन के सूद को बोलने दिए, एन के सूद को बोलने दिए, उनकी बारी है, उनका कुछ सेकंड बाकी है। सूद साहब क्विक, एक मिनट देखिए, ऐसे अजय वर्मा जी बात नहीं। ये लोग बातें तो बहुत करते हैं जी। आप ये बताइए कि राहुल गांधी मलेशिया में क्या करने गए थे? जाकिर नायक जो बेड पे पड़ा है, जिसको एड्स है, उससे मिलने गए थे कि कुछ करो हिंदुस्तान के अंदर। बताइए, राहुल गांधी
बताइए, बेल्जियम गए थे राहुल गांधी अभी, संसद के हमले में बेल्जियम गए थे, बेल्जियम के अंदर जाकर के डीप स्टेट के लोगों से मिले कि आप देश को तोड़िए। राहुल गांधी की कई बार स्टेट बात आ गई कि देश तोड़ने वाला है, यहाँ पे आग लगेगी, और आग लग गई। जब भी इंसिडेंट होती है देश के अंदर कोई, तो राहुल गांधी देश से बाहर भाग जाते हैं, और बाहर जाते हैं तो वापस आते हैं, कौन इंसिडेंट हो जाती है। ये कांग्रेस वाले जो प्रश्न उठाते हैं, मुझे एक मिनट मैं दोनों को रोकना चाहता हूं। एनएनडी दुबे साहब इस वक्त मेरे साथ हैं, फिर प्रेम शुक्ला के पास मुझे जाना है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, कितना बढ़िया आज का एक मिनट, ठीक है, डन डन डन। लेकिन एनएनडी दुबे को आपको सुनना पड़ेगा, डीआईजी हैं, एक्स डीआईजी बीएसएफ के। दुबे साहब, मुझे कुछ शब्दों में अगर आप बता सकें, यह समझा सकें कि यह प्रॉब्लम आखिर कहां है। हर जगह क्या सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाना ही एकमात्र विकल्प है? क्या हर जगह चेकिंग अभियान चलाना, हर लाल बत्ती पर 4 पुलिस वाले खड़े करके डिग्गी चेक कराई जाए गाड़ी की, हर पार्किंग में 6 पुलिस वाले खड़े करके एक एक गाड़ी को चेक किया जाए, क्या यह ही विकल्प बचा हुआ है? क्योंकि यह बहुत साफ हो चुका है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस रेडिकलाइजेशन, इस कट्टरपंथ से हम नहीं जीत पा रहे। ऐसा है कि जी मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। जो बातें आपने कही वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हैं। ऐसा कह के मैं सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एब्जॉल्व नहीं कर रहा हूं। मेरा ऐसा कह के कोई डिफेंसिव मैकेनिज्म नहीं है कि जो सिक्योरिटी एजेंसी जो रिस्पेक्टिव पुलिस है वो अपनी जिम्मेदारी से बच जाए, या उनको बचाने के लिए मैं बात कह रहा हूं। लेकिन जनाब 4200 किलोमीटर से लंबा बॉर्डर बांग्लादेश का है जी, वर्ल्ड का तीसरा लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है। हमारा देश 3200 किलोमीटर कश्मीर से पाकिस्तान बॉर्डर होल्ड करता है, जिसमें 750 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो ये कहना कि हम जाते हैं और हमारी 5 बार आईडी चेक होती है, कोई आतंकवादी आईडी चेक कराता है? ये क्या प्रैक्टिकल बात हुई? आतंकवादी जो सबसे डिफिकल्ट एरिया है हमारे टेरिटरी का, वो अडॉप्ट करते हैं इन्फिल्ट्रेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि फोर्सें कोशिश नहीं कर रही हैं, बाइट एक्शन में उनकी गर्दन कटती है, वो शहीद होते हैं। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल का पूरा एरिया इतना डिफिकल्ट है कि रात के समय अंधेरा होने के बाद 5 मीटर दूर का आदमी आपको एहसास नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। तो कहने का अर्थ ये नहीं है कि इन्फिल्ट्रेशन के लिए कोशिश नहीं हो रही है, वो कर रहे हैं। लेकिन हमारा लैंड बॉर्डर आप भूल गए। मुंबई ब्लास्ट में जितना आरडीएक्स यूज हुआ कहां से आया? अरबियन सी के कोस्टल एरिया से आया, कराची से चल के 1992, 93, 91, 94। हमारा जो है 7500 किलोमीटर कोस्टल बॉर्डर है। जितना लैंड बॉर्डर है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, उसके बराबर तो हमारा कोस्टल बॉर्डर है। हम लोग इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भारत सबसे डिफिकल्ट बॉर्डर हैंडल करता है। तो मैं किसी सिक्योरिटी एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी को जो है उसको अपनी जिम्मेदारी से एब्जॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूं। बट आई टेल यू कि जो हमारा बॉर्डर है इन्फिल्ट्रेशन प्रोन है, मोस्ट डिफिकल्ट बॉर्डर है वर्ल्ड का, दुनिया का मोस्ट इनहॉस्पिटेबल बॉर्डर है। इन्फिल्ट्रेशन इम्पॉसिबल है रोकना, 100%, बिल्कुल 100% रोकना इम्पॉसिबल है। और पुलिसिंग में हर नाव के चौराहे और हर चौराहे पर आप गाड़ी चेक करेंगे दुनिया की। दूसरे शहरों में जितनी गाड़ी टोटल गाड़ी है उतनी दिल्ली में रोज खरीदी और बेची जाती है एनसीआर में गाड़ी। आप गाड़ी का डेटा देखिए। तो कहने का मतलब है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे रोकने की। हम भी परेशान हैं कि 3 टन एक्सप्लोसिव मटेरियल फरीदाबाद में अगर इकट्ठा हुआ है तो भाई इसको किसी न किसी को तो इसका उत्तर देना पड़ेगा, चाहे वो रिस्पेक्टिव पुलिस हो चाहे जो भी हो। उससे मैं बिल्कुल अलग नहीं होने की बात उससे अलग होने भी नहीं देंगे, उससे अलग हम भी नहीं होने देंगे। ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। भाई, जम्मू कश्मीर की पुलिस ने जिस इनपुट के आधार पर काम किया, जिस इनपुट के आधार पर सहारनपुर, फरीदाबाद में आकर रेड की और वो पकड़ा, वो जो है सैल्यूट के अधिकारी हैं। और अभी भी वो एक्शन में थे। मैं ग्राउंड पर था तब भी जम्मू कश्मीर पुलिस की जो यूनिट थी वो ग्राउंड पर थी। सीआईडी के अधिकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के पहुंचे थे और इस चीज को जांच रहे थे, परख रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है हासिक खान कि छोटी छोटी बातों पर, जिन बातों पर आप लोगों के अंदर उबाल आ जाता है। किसी ने एक रैली में बोल दिया हासिक खान कि देखिए गर्व से कहो हम हिंदू हैं, आपको लगा कि भाई ये सांप्रदायिक हो गया है, ये कट्टर हो गया है। लेकिन एक एक करके जितने भी बड़े संगठन के ये मॉड्यूल खुल रहे हैं, आईएसआईएस खुरासान का खुल रहा है, जैशे मोहम्मद का खुल रहा है, और ये सारे के सारे खुलासे हो रहे हैं, तब एक भी बार आप लोग उद्वेलित नहीं होते, एक भी बार आप लोगों के अंदर आक्रोश नहीं आता। और फिर केवल एक चीज हम सांत्वना देते हैं, हमें भी दुख है, हमें भी कष्ट है। इससे बात बनेगी क्या?
देखिए राम मोहन शर्मा जी, बात यह है कि हिंदुस्तान के किसी भी एक आदमी का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी बात जाति का हो, बिरादरी का, अगर उसका साथ घटना घटती है तो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति ये है कि देश के सारे लोगों को उनके गम में शरीक होना चाहिए। और जो लोग कातिल हैं, चाहे वो कत्ल करने वाले उमर हो या और कोई भी हो, जो भी, और इस के प्लानर है कि कातिल बनकर जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं। एक दिन खुद तेरे ही लहू में तेरा खंजर डूबा होगा। और बांध तोड़ के मुल्क डुबाने की ये कोशिश करते हैं, इनको शायद होश नहीं है, इनका घर भी डूबेगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये वक्त जो है, ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से किसी आतंकवादी हमले की नौबत आई? ये विचार की बात है।